एज ए सीएमओ क्या कार्य होते हैं? चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर जो पॉलिसीज सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं या राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कैसे किया जाए। जब कोरोना में चीज़ लगा कि बच्चों ने हिमाचल के बजाय या इंडिया के बजाय बाहर पढ़ने पर जोर देते हैं या मेडिकल के लिए बाहर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वो बाहर जाते हैं पढ़ने या विषय जैसे पीछे कोरोना के बाद सेकेंड टाइम उस टाइम चांसेस हैं जैसे या कुछ केसेस भी आ रहे हैं, तो उससे पहले लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए या खान पान में या फिर हेल्थ के ऊपर? के क्षेत्र में जो मेरा विजन जिले के लिए है वो एक तो ये है कि हमें फील्ड लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम की सुपरविजन को, मॉनिटरिंग को, वो चीज़ अभी उभरती हुई आ रही है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, उसके ऊपर कैसे हम ध्यान रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से और दूसरा ड्रग एडिक्शन, ये दो चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हैं। ना एक्सपीरियंस किया अलग अलग जगह पे, तो आपके बेस्ट कोई केसेस हो जहाँ पे आपने लर्निंग्स हो आपके, या फिर कुछ ऐसा हो किसी प्रॉब्लम जो है, जो बीपी या शुगर की प्रॉब्लम होती है वो लोग हर घर में जी, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे कम? देखिए के रूप में उभरे हैं उसमें, चाहे हम बात करें हाइपरटेंशन की, चाहे बात करें डायबिटीज़ की, चाहे हम बात करें सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, पैरालिसिस, या चाहे बात करें कैंसर्स की, इनमें बहुत एक्सपोनेंशियल। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज धर्मशाला में सीएमओ सर के पास। आज हम जानेंगे कि मेडिकल के बारे में थोड़ा सा, सर की हिस्ट्री जानेंगे कि सर कैसे या इस सफ़र में आए और कैसे पहुंचे, और अभी हम मेडिकल के बारे में या फिर अपनी हेल्थ के बारे में क्या क्या बेसिक्स हमको जानने चाहिए, या कैसे हम घर में भी ठीक रह सकते हैं, और या हॉस्पिटल से हमसे क्या क्या उम्मीद होती है, डॉक्टर से कई बार उम्मीद ज़्यादा हो जाती है, अपना क्या रोल रहता है, वो सारी हम चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आप। धन्यवाद विकास जी। सर सबसे पहले सवाल ये होगा कि आप सफ़र कैसा रहा, या कैसे शुरुआत हुई, या कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? सफ़र की शुरुआत तो जब मेडिकल कॉलेज शिमला में सन 1985 में एडमिशन हुई, तो तब तक व्यक्ति को खुद शायद इतना क्लैरिटी उस समय पर नहीं होती थी कि मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर पीयूष गुलेरी वो साहित्यकार थे, उनका प्रयास था परिवार में, उन्होंने और लोगों के लिए भी प्रयास किए कि वो इस क्षेत्र में, क्योंकि ये सेवा से जुड़ा डायरेक्टली क्षेत्र है, तो उनका उम्मीदें मुझसे थी कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँ और कुछ अच्छा करूँ समाज के लिए। तो सन 1985 में पहले अटेम्प्ट में मेरी मेडिकल कॉलेज शिमला में एडमिशन हुई, और उसके बाद मैंने चिकित्सा अधिकारी के रूप में 92 में अपना कार्यभार आफ्टर हाउस जॉब संभाला। इस दौरान शुरुआत ज़िला कांगड़ा में त्यारा पीएचसी से हुई, फिर मैं किन्नौर में रहा, किन्नौर के बाद टीबी सैनिटोरियम टांडा में 2-2.5 साल रहने के बाद लगभग 10 साल तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैं CHC नगरोटा भगवा में कार्यरत रहा। डिफरेंट स्तर पर काम करने के बाद मैं BMO के रूप में ज़िला सिरमौर में भी रहा। 5 साल के लगभग राज्य स्तर पर जो नेशनल हेल्थ मिशन कार्यक्रम है उसमें राज्य कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा। इस दौरान इस सफ़र में हर स्तर पर क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या सिस्टम की वीकनेसेस हैं, कैसे हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं, ये सब कुछ सीखते 2015 में मैं ज़िला कांगड़ा में वापस आया ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में, और 4 साल के लगभग काम करने के बाद ऑन प्रमोशन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा 1.5 साल के लिए रहा। उसके बाद यहाँ पर कोविड की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने मुझे यहाँ वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के रूप में यहाँ पर लाया, और अप्रैल 2024 से मैं ज़िला कांगड़ा, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। सर एज ए सीएमओ क्या कार्य होते हैं जैसे? देखिए, मुख्यतः हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर जो पॉलिसीज सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं या राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कैसे किया जाए,
और कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को उस स्कीम का ज़मीनी स्तर पर एक्चुअल में लाभ मिले। बिकॉज मेन इशू यही रहता है कि स्कीमें बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बहुत गैप आते हैं जी। और वही एक मुख्य प्रयास है कि उन सभी को, सरकार की सभी स्कीम्स को धरातल पर अच्छे से उतार कर लोगों को बेहतर एक तो गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जितना बेहतर विभाग का एक कार्यप्रणाली बनाई जा सकती है वो सुनिश्चित की जाए। सर कई जगह आता है कि डॉक्टर्स नहीं है, कई जगह आता है कि मशीन्स नहीं है, तो वो कहाँ पे दिक्कत रहती है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक ये जो मतलब कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें इनपुट्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है प्रोसेसेस। आप उस काम को करते कैसे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग या ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस अफेयर। कई बार कई जगह पर HR पूरा हो जाता है, कई बार बिकॉज हिमाचल क्योंकि स्पेशलिस्ट का नंबर इतना नहीं है और लोग एक समय अपना पूरा करने के बाद PG डॉक्टर्स हैं वो सीनियर रेजिडेंसी के लिए जाते हैं, तो वो थोड़ी कॉन्टिन्यूम में दिक्कत आती है, वो मैं मानता हूँ कि मगर फिर भी इन सभी कंस्ट्रेंट के बावजूद मुझे लगता है कि सभी लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस स्तर पर जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा जाए। जहाँ तक आपने कहा मशीनरी इक्विपमेंट की बात, ये सच है कि बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट पुरानी है और उनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। ना ही फील्ड लेवल पर मेडिकल कॉलेजेस में भी ये समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका बहुत बड़ी बार हर मीटिंग में संज्ञान लेते हैं वो, और इस दिशा में रिप्लेसमेंट्स ऑफ मशीनरी विद वर्ल्ड क्लास मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो प्रोसेस पे हिमाचल प्रदेश स्टेट जो हेल्थ प्रोक्योरमेंट सेल है उसके माध्यम से उसकी प्रक्रिया चल रही है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वो सुविधाएं भी और बेहतर होंगी। एक और चीज़ होती है कि बच्चे, जब कोरोना में एक चीज़ पता लगा कि बच्चों ने हिमाचल के बजाय या इंडिया के बजाय बाहर पढ़ने पर जोर देते हैं या मेडिकल के लिए बाहर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वो बाहर जाते हैं पढ़ने, या रिश्ते? ये एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। ऐसा है कि लोगों में प्रोफेशन के प्रति थोड़ा लोगों का जिनका झुकाव होता है वो लिस्ट के हिसाब से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, टफ एग्ज़ाम है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो अच्छे नंबरों वालों को मिलने के बाद सीटें वहाँ बचती नहीं। कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में हैं उनमें थोड़ी कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन हायर है, तो लोग इसलिए बाहर की विदेशों में जहाँ पर ये सुविधाएं थोड़ा अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली थोड़ी चीपर उपलब्ध हैं, लोग वहाँ जाके करते हैं। मगर उसमें भी क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन पे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज कोई भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जब इंडिया में प्रैक्टिस करनी होती है तो तुम्हें उन्हें एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तो वो वहाँ पर चीज़ फैक्टर आउट हो जाती है। सर आपने जैसे किन्नौर जैसे एरिया में भी काम किया, चंबा जैसे एरिया में काम किया और धर्मशाला में, तो क्या डिफरेंस होता है मतलब एग्जीक्यूशन में? या फिर देखिए, स्कीम्स तो डिज़ाइन हर जगह के लिए स्कीम्स तो वही डिज़ाइन है। यदि हमारी फ्री डायग्नोस्टिक्स है, फ्री ट्रीटमेंट है, या हम गैर संचारी रोगों के लिए जो कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है। स्कीम सभी नॉर्मल है, सभी सेम है, मगर ये है कि कुछ जिलों की जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं वहाँ पर एक्चुअल ग्राउंड पर पहुँचना टीमों को बहुत तकलीफ होती है जी। मगर मैं कह सकता हूँ, मैं चंबा में भी रहा, सिरमौर में भी रहा, किन्नौर में भी रहा। मैंने वहाँ देखा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में वहाँ पे उद्यम और इच्छा की कमी नहीं है, और हमने एक्सपीरियंस किया है कि लोगों ने, चाहे वो पल्स पोलियो का अभियान लगे या फील्ड में जाकर कोई हेड काउंट सर्वे की बात हो, बहुत विषम परिस्थितियों में हम जाकर हमारी टीमें काम करती हैं।
कांगड़ा की भौगोलिक परिस्थितियां बेहतर हैं उन जिलों से, मगर कांगड़ा में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत है। एक तरफ आपके पठानकोट के साथ वाला क्षेत्र है, उसकी एपिडेमियोलॉजी और बीमारियों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है, एक तरफ बड़ा छोटा बंगाल का एरिया है, तो यहाँ विषमताएं अधिक हैं। और ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो उन जिलों से बनिस्बत थोड़ा यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर है, और इसीलिए हम यहाँ पर जो अधिकतर कार्यक्रम हैं वो सरकार की अपेक्षा के अनुसार ठीक परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कांगड़ा ज़िला जो है वो प्रदेश का पॉपुलेशन के टर्म्स में 1/4 है जी। और हम यदि अच्छा नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट स्टेट पे बहुत अधिक आता है। इसलिए हमें अपना पूरा तन मन धन लगाना पड़ता है ताकि हम कहीं पे भी फॉल्टर ना करें। जैसे अभी आजकल एक हाइपरटेंशन कैंपेन 100 दिन का चलाया जा रहा है, उससे पहले टीबी एलिमिनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जो भारत सरकार ने जितनी गतिविधियां कही वो, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी जी। भारत सरकार कहती थी साइकिल रैली आप कराएं। अब चंबा में साइकिल रैली कराना या किन्नौर में रैली कराना मुश्किल है, मगर हमारे पास कुछ एरिया है जहां पर साइकिल का प्रयोग भी होता है, और हमारे पास पैराग्लाइडिंग साइट भी है, तो हमने उन साइट पे पैराग्लाइडर के माध्यम से भी अभियान चलाया। तो मैं समझता हूं कि हर विषम परिस्थिति में भी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश यदि व्यक्ति करे तो उसमें कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त होती है। सर अभी जैसे पीछे कोरोना के बाद सेकंड टाइम ऑफ टाइम चांसेस हैं, जैसे या कुछ केसेस भी आ रहे हैं, तो उससे पहले लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए या खान पान में या अपनी हेल्थ के ऊपर? देखिए, कोविड के बाद हमारी जीवन शैली में एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आया है। पिछले कोविड की बाद लोगों का जो अपने हाइजीन के प्रति, चाहे वो हेड हाइजीन है, चाहे वो कफ एटिकेट है, चाहे हम गुड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एक पॉजिटिव चेंज आया है लोगों में। जो बात आपने पर्टिकुलरली की इस वेव की जो अभी अपसर्ज मामलों में आ रहा है, अभी हिमाचल में तो बहुत अधिक मामले नहीं आए हैं, मगर चूंकि देश के अन्य भागों में आ रहे हैं तो हम भी उससे अछूते तो नहीं रहेंगे। मगर ये भी बात सच है कि अब लोग मैक्सिमम वैक्सीनेटेड हैं, उनकी इम्यूनिटी स्टेटस बेहतर है, और जितनी अभी प्राथमिक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार ये जो वेरिएंट है ये माइल्ड वेरिएंट है, और बहुत अधिक कोई मृत्यु के मामले नहीं आए हैं। और जो मॉर्बिडिटी हुई भी है, जो मृत्यु हुई है, वो सभी ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, किडनी फेलियर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो शायद कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से तो अभी तक की स्थितियां कोई बहुत चिंता उत्पन्न नहीं करती। मगर हाँ, सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी भी पहले जो हमने एडवाइजरी जारी की थी तो उसमें हमने यही कहा था कि किसी व्यक्ति में कोई ऐसे लक्षण हो तो वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले, कोशिश करे कि बाकी लोगों के संपर्क में ना आए। अभी लेटेस्ट एडवाइजरी में हमने कहा है कि अस्पतालों में जो क्लिनिकल सर्विसेज जहाँ होती हैं वहाँ मास्क का प्रयोग हम शुरू करा दें, और जो हमारी डेली सर्विलेंस है, रोज हर अस्पताल में आने वाले जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस हैं और जो माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस होती है और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस के जो केसेस हैं उनकी डेली रिपोर्टिंग की जाए, और जहां पर आवश्यक हो वहां टेस्टिंग करके उस प्रोटोकॉल के अनुसार काम किया जाए। तो विभाग की तरफ से ये एडवाइजरीज हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाई गई है। सर एक प्रॉब्लम जो है, जो बीपी और शुगर की प्रॉब्लम होती है, वो लगभग हर घर में है जी, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे कम? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले 3-4 दशकों में हमारी जो डिजीज पैटर्न है उसकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हुई है। पहले जो अधिकतर हमारी समस्याएं थी वो मातृ शिशु से रिलेटेड बीमारियां या कम्युनिकेबल डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस या वेक्टर बोर्न, मलेरिया, डेंगू, ये अधिकतर समस्याएं थी। ड्यू टू थोड़ा सा हमारा जो जीवन शैली में बदलाव आया है, खान पान में बदलाव आया है, पिछले कुछ दशकों से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, गैर संचारी रोग, ये एक
मुख्य कारक के रूप में उभरे हैं। उसमें चाहे हम बात करें हाइपरटेंशन, चाहे बात करें डायबिटीज की, चाहे हम बात करें सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, पैरालिसिस, या चाहे बात करें कैंसर्स की, इनमें बहुत एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है। इन बीमारियों की एक समस्या और भी है। आपको यदि डेंगू होता है तो आपको लक्षण आएंगे जी। ये बीमारियां अधिकतर ऐसी हैं कि लक्षण जब तक आते हैं तब तक वो शरीर के अंदर जो है वो बहुत नुकसान कर चुका होता है। तो इनके लिए एक ही तरीका है कि हम पीरियोडिक बेसिस पे कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग करें। तो एक भारत सरकार, प्रदेश सरकार के माध्यम से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी की एक तो पहले वर्बल स्क्रीनिंग करें, उसे कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट कहा जाता है। आशा वर्कर एक क्वेश्चनियर भरती है जी कि क्या आप हफ्ते में 2 बार से कम ये खाते हैं, क्या आप धूम्रपान करते हैं, क्या, वो 20-30 सवाल है जी। उस सवाल के बेस के ऊपर जिनको रिस्क फैक्टर निकलता है उनके, ये 30 साल से ऊपर के लिए लोगों के लिए स्कीम है। हिमाचल प्रदेश में हम कोशिश करते हैं कि 18 साल से ऊपर भी सभी की कर दी जाए। और फिर यदि वो रिस्क फैक्टर निकलता है तो सेकंड स्तर पर हेल्थ वर्कर या कम्युनिटी हेल्थ अफसर के पास उनके कुछ पैरामीटर्स पे जांच होती है। एक ब्लड शुगर की, ब्लड प्रेशर की, वेस्ट सर्कमफ्रेंस की, या कोई आपके कोई ब्रेस्ट में कहीं कोई गांठ हो, गुठली हो, या कहीं ओरल कैंसर का कोई साइन हो, या सर्वाइकल कैंसर के लिए वो एक प्रोटोकॉल है। और उसमें यदि वो रिस्क फैक्टर फिर यदि कंफर्म होता है तो चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर उनकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दी जाती है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हाइपरटेंशन, डायबिटीज की हमारा प्रयास है कि सिर्फ बीपी चेक कराने के लिए, फॉलोअप के लिए व्यक्ति को बार बार जोनल हॉस्पिटल या बड़े अस्पताल में क्यों जाना पड़े। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं जो बीएससी नर्सिंग होते हैं और जिनकी ट्रेनिंग भी अच्छी है, तो हमने उन्हें आदेश दिए हैं कि आप मैपिंग करके रखिए। व्यक्ति ट्रीटमेंट प्राइवेट अस्पताल में ले रहा है, मेडिकल कॉलेज से ले रहा है, जोनल हॉस्पिटल से ले रहा है, मगर वो 15 दिन में आके एक बार आपके पास अपनी डायबिटीज, शुगर की जांच या ब्लड प्रेशर की जांच आपके पास कराए, ताकि अननेसेसरी विजिट को, इसी तरीके से हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं ताकि व्यक्ति को अननेसेसरी इन बीमारियों के लिए जाना ना पड़े। प्रयास हमारा ये है कि सभी लोगों को टाइम पर डिटेक्ट किया जाए और उनकी ट्रीटमेंट जितना नजदीक घर के हो पाए वो शुरू की जाए। और तीसरी बात ये इंश्योर किया जाए कि ट्रीटमेंट के बाद ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में है, कंप्लायंस के साथ, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग हाइपरटेंशन, डायबिटीज या उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस में लैंड ना करें। सर, एक और चीज आपके एप्लीकेशन भी है जिसमें डाटा, पेशेंट का डाटा, या फिर वो कितना की अच्छा है पेशेंट के लिए बताना, कि कई बार होता है कि बताते नहीं हैं लोग। नहीं, देखिए, अभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे हैं, आभा आईडी जो है वो अभी आभा आईडी में ये है कि आशा वर्कर के माध्यम से हमने जिला में लगभग 88% लोगों की आभा आईडीज बनवा दी है। जो लोग बचे हैं वो भी वो हैं जिनका आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, जो हम वहाँ पर दिक्कत आती है। बहुत सारे अस्पताल जो हमारे, जहाँ पर हमारा कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, वहाँ पर हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आभा आईडी से स्कैन करके उनकी पर्ची बनाई जाए। दिशा ये है कि इन कमिंग ईयर्स और मंथ्स हम उस ऐप पे, वहाँ पे डॉक्टर के एंड पे डाटा अपलोड हो जाए, और मैं यदि आभा आईडी बनाई है तो मैं अपना ट्रीटमेंट रिकॉर्ड भी उसमें अपलोड कर दूं। तो दिशा लंबी ये है कि एक यूनिक आईडी को खोलने से आपको देश के किसी भी कोने में उस व्यक्ति का पूरा मेडिकल हिस्ट्री आ जाए। ये एक बहुत हरकुलियन टास्क है, लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि अस्पतालों में हमारे अभी जहाँ कंप्यूटर भी लगा दिए, सिस्टम भी लगा दिए, सॉफ्टवेयर भी है, मगर चूंकि डॉक्टर को हाथ से भी पर्ची लिखनी पड़ती है कंप्यूटर पे, तो एंट्री, क्योंकि भीड़ बहुत है। आप अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जाए, यहाँ पे जोनल हॉस्पिटल की बात करें, रोज के 1100 आदमी, 1200 आदमी आते हैं, तो वो थोड़ा अभी चैलेंज आ रहा है। मगर मुझे लगता है कि इसका भी कोई ना कोई आने वाले समय में कोई रास्ता निकलेगा, कोई टेक्नोलॉजी इसमें हमें एनेबल करेगी,
तो ये कुछ समय में आने वाले में ये भी शुरू हो जाएगा। सर आगे आपके फ्यूचर प्लान्स में होंगे कि कैसे जैसे आपने मॉक ड्रिल्स की बात करें तो वैसे अवेयरनेस कैंपेन होती है तो किस तरह के करते हैं और कौन कौन सी अवेयरनेस कैंप आप लगाते हैं? नहीं, हमारे डिफरेंट कार्यक्रम के अंतर्गत अवेयरनेस एक्टिविटीज चलती रहती है। उसमें हमारी मल्टी सेक्टरल कुछ तो विभाग द्वारा गतिविधियां की जाती हैं। हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमें हैं जो स्कूलों में जाती हैं, तो वहाँ पर क्योंकि हमने रियलाइज किया कि डेंटल केरीज कॉमन इलनेसेस बहुत कॉमन है और वो ब्रशिंग टेक्निक नहीं है, तो ये जिला स्पेसिफिक जलाधीश महोदय ने भी पॉइंट आउट किया, या विजुअल प्रॉब्लम्स हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वहाँ अवेयरनेस भी करते हैं और उसकी हमारे पास काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन। इसी तरह जो टीबी प्रोग्राम की गतिविधियाँ हैं वो हम जन भागीदारी के अंतर्गत, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारे कॉलेजेस में रेड रिबन क्लब जो है उनके माध्यम से, या कुछ एनजीओज हमारे साथ जुड़ी हैं उनके माध्यम से हम डिफरेंट स्तर पर ये गतिविधियां डिफरेंट कार्यक्रम में डिफरेंट समय पर चलाते रहते हैं। सर आपने इतना एक्सपीरियंस किया अलग अलग जगह पे, तो आपके बेस्ट कोई केसेस हो जहाँ पे आपने लर्निंग्स हो आपके, या फिर कुछ ऐसा हो किससे? नहीं, लर्निंग तो उम्र भर हर समय पर व्यक्ति सीखता रहता है हर चीज पर। नहीं, चैलेंजेस भी बहुत फेस किए जियोग्राफिकली डिफरेंट एरियाज में, मगर कुछ चीज़ें थी जो नई कर चाहे वो स्टेट स्तर पर थी, तो जहाँ पे मुझे सरकार ने मौका दिया कि उन नई चीज़ों से जुड़ने का, डायलिसिस कार्यक्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पीपीपी मोड में शुरू किया गया। मुझे उस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने का मौका मिला, वो बहुत बड़ी लर्निंग थी और ये खुशी भी है कि उससे ही क्यों लेते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम उसी तर्ज पर बनाया गया जिस तर्ज पर हम पीपीपी मोड की बात करते हैं। इसी तरीके से टेलीमेडिसिन का एक पीपीपी मोड में हमने शुरू किया था, जो मैंने बाद में चंबा में, भरमौर और पांगी में भी शुरू कराया अपोलो टेली हेल्थ सर्विसेज के साथ से। तो इन सभी कार्यक्रमों से जो सामान्य वर्किंग से थोड़ा अलग थे, तो इनमें डिफरेंट लर्निंग्स भी हुई और कई बार चूक भी होती है, पर उनसे सीखने का मौका भी मिला और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो जब तक जीवन है तब तक सीखना तो जारी रहेगा। सर एक अलग से कंसेप्ट ये था कि जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक था कि बनाया गया एक सेक्शन और वहाँ पे लोग पेशेंट, तो यहाँ पे भी आपको लगता है कि इंटीरियर इलाकों में वैसा कुछ किया जा सकता है? नहीं, देखिए हमारी हिमाचल में ना मोहल्ला क्लिनिक की जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से डिजाइन था। हमारी जो मेन एक चैलेंज था, हमारा चैलेंज था कि हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत है जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पॉपुलेशन नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो अधिक है, और कहीं पे भी किसी को भी 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ऊपर पीएचसी पहुंचने के लिए नहीं लगता। मगर इशू ये था कि हमारे जब जरूरत आती थी कहीं कॉम्प्लिकेशन की, डिलीवरी की, तो रेफरल बहुत अधिक था, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ही डॉक्टर है, एक फार्मासिस्ट है, तो आप 24/7 भी नहीं चला सकते। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार ने एक बहुत दूरगामी सोच के साथ एक डिसीजन लिया कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंस्टीट्यूशन को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाए। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि वहां पर हम एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ पीपल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सर्विसेज को इंश्योर करें। हम वहां पे 6 स्पेशलिटीज, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, गायनी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, जो कि कोर हमारी, और उसके अनुसार अल्ट्रासाउंड, लेबर रूम, ताकि वहां से रेफरल जो है उसको एक तो गेट कीपिंग हम कर पाए, रेफरल को कम कर पाए। तो सरकार का सोच है कि 6 स्पेशलिस्ट वहां कम से कम, अधिक भी हो सकते हैं, वो लगाया जाए, उसके अनुसार इक्विपमेंट डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और रेफरल को कम से कम किया जाए, ताकि जो अननेसेसरी मेडिकल कॉलेजेस को, टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस को रेफरल जा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी एक गेम चेंजर होगा। एक और चीज़ आती है कि जैसे मान लीजिए धर्मशाला की बात करूँ या फिर मैक्लोडगंज, यहाँ पे टूरिस्ट जो एकदम से बढ़ जाता है, तो क्या वो हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि मतलब भी एकदम से पॉपुलेशन बढ़ रही है एरिया की?
नहीं, पॉपुलेशन बढ़ने का तो इम्पैक्ट है ही है, मगर टूरिज्म जो 2-3 दिन का टूरिज्म होता है उसमें तो इक्का दुक्का लोग इमरजेंसी में जो आते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं आता। मगर हाँ, पॉपुलेशन जो है कुछ समय के लिए तो ओवरऑल पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो नेचुरली वो थोड़ा हॉस्पिटल के ऊपर भी बोझ पड़ता है, मगर उतनी हम व्यवस्थाएं भी धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। सर उसके बाद एक और चीज़ आती है कि लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर में और दवाई ले लेते हैं एकदम से, मुझे पेट दर्द की दवाई लगी, तो वो कितना सही है गलत है, या फिर किसी भी चीज़ के नहीं, वो तो सरकार के निर्देशों के अनुसार कोई भी केमिस्ट जो ओटीसी ड्रग प्रोफाइल है, जो ओवर द काउंटर कहते हैं, वो कुछ लिस्ट होती है जिसको ऐसे दिया जा सकता है, उसको कोड छोड़ के कोई भी दवाई देना किसी की डिमांड पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इज अ ऑफेंस, और वो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के माध्यम से उस पर नजर रखी जाती है। सर अभी इसके फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे आपके, मतलब अभी आप जिले के लिए पूछ रहे हैं? हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेरा विजन जिले के लिए है वो एक तो ये है कि हमें फील्ड लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम की सुपरविजन को, मॉनिटरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो मेरे स्तर से खंड की हो, खंड के स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हो। और सुपरविजन तब तक नहीं हो सकता जब तक वो स्ट्रक्चर ना हो। तो मैंने यहाँ कोशिश की कि हम एक चेकलिस्ट बनाएं, उस चेकलिस्ट के अनुसार हर महीने हमने कम से कम हर किसी को टारगेट दिए हैं कि आप इतने लोगों को। उससे क्या है कि व्यवस्था में एक आंसरेबिलिटी बढ़ती है, और वो हमने प्रयास किया। हमारे स्तर के प्रयास छोटे स्तर के प्रयास होते हैं, मगर कुछ उसका प्रैग्मैटिक मेजरेबल आउटकम आए भी हैं। दूसरी जो चीज़ है वो मुझे लगता है कि हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा प्रमोशन ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर। हम जिस दिशा में जा रहे थे कुछ सालों से, मतलब हाइपरटेंशन लोग डिटेक्ट नहीं हो रही है, फिर वो किडनी फेलियर में जा रहे हैं और हम डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम जो फोकस है वो प्रिवेंटिव हेल्थ पे, ताकि लोगों को वो बीमारियां हो ही ना, या हो तो अर्ली डिटेक्ट हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो। और तीसरी चीज़ है स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एक प्रक्रिया है। जब मैं यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट था जोनल हॉस्पिटल का, तो हमने काफ़ी प्रयास करके इस अस्पताल को नेशनल लेवल पे एनक्वास सर्टिफाई कराया है, और वो एक बहुत कठिन प्रक्रिया से इंस्टीट्यूशन को गुजरना पड़ता है और कुछ चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती है। तो 1 साल पहले तक हमारे पूरे ज़िला कांगड़ा में वो ऐसे संस्थान 2-3 थे। आज की तिथि में हमने बड़ा प्रयास किया हेल्थ सब सेंटर्स को। आज की तिथि में 60 ऐसे संस्थान हैं जो आइदर स्टेट सर्टिफाइड हैं या नेशनल सर्टिफाइड हैं। तो वो मतलब जो क्वालिटी, एक तो गुणवत्ता प्रदान करना और उसकी मेजरमेंट करके उसको सर्टिफाई कराना, ये दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे फोकस एरिया में ये 3 चीज़ें हैं, और मुझे लगता है सभी के जितने हमारे लोग स्वास्थ्य विभाग में हैं, आप जैसे लोग हैं जिनके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचती है, और सभी जनता का सहयोग से हम इस दिशा में कहीं ना कहीं पॉजिटिव कुछ ना कुछ पाएंगे। सर एक और चीज़ उभरती हुई आ रही है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर और स्ट्रेस के ऊपर, उसके ऊपर कैसे हम ध्यान रख सकते हैं? क्योंकि देखिए डिटेक्ट नहीं होगा मशीन पे कि हाँ, प्रेशर नहीं, इसमें ऐसा है कि ये 2 जो हैं चीज़ें आपने कहा, मेंटल इलनेसेस ड्यू टू हमारे लाइफस्टाइल और प्रेशर की वजह से, और दूसरा ड्रग एडिक्शन, ये 2 चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हैं। तो यहाँ पर हमने अभी अपनी जितनी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उन सभी को 5 दिन के लिए हमने ट्रेनिंग कराई है, जिसमें बहुत सा हिस्सा जो है वो MNS, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल इन पे इलनेसेस पे है। तो ठीक है, वो साइकियाट्रिस्ट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, मगर एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन एंड बेसिक ट्रीटमेंट, इसी तर्ज पर हमने काफ़ी सारी चिकित्सा अधिकारियों को भी ट्रेन किया है। आने वाले दिनों में जिला स्पेसिफिक इनिशिएटिव था, माननीय उपायुक्त महोदय ने कहा था कि जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों को इसमें ट्रेन करना होगा, तो हमने वो प्रपोजल भी उपायुक्त कार्यालय को भेजा हुआ है। अभी जिला में हमारे पास 12 जगह पर ऐसे ट्रेन डॉक्टर्स हैं
जो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। सेक्रेटरिस्ट अभी कम है ज़िला में, पालमपुर और धर्मशाला में ही क्वालिफाइड सेक्रेटरिस्ट हैं। मगर सवाल उसको छोड़ के हमारे नई दिशा केंद्र है जो एडोलेसेंट काउंसलिंग के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर काउंसलर्स भी हैं। तो हमारे पास ज़िला में 8-10 काउंसलर्स भी ऐसे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके माध्यम से कॉलेजेस में, स्कूल्स में, रेड रिबन क्लब में एक चर्चा करा के ये बात कहें कि इस बात को छुपाने की बजाय वो लोग सामने आके अपने आप को बताएं, तो तभी हम कुछ इसमें पॉजिटिव कर पाएंगे। पर इस दिशा में कार्य चल रहे हैं। सर लास्ट में ये चीज़ है कि घर में लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या खान पान का क्या ध्यान रखें? देखिए, वो तो एक बड़ी सामान्य सी बात है। जो हमारा पहले पुराना लाइफस्टाइल था, लोग जो अब बातें जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि आहार विहार में हमारा मोटा अनाज हो, स्वस्थ खाने के लिए जो फास्ट फूड है उसको कम किया जाए, बिवरेजेस में ये कोल्ड ड्रिंक्स और हाई शुगरी इंटेक वाली चीज़ें हैं, फैट इंटेक को कम किया जाए। बिकॉज अब चलना फिरना हम सभी का भी, हम भी पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो कम से कम 30 से 45 मिनट दिन में आप चाहे तेज चल ही लें। तो इस स्वस्थ जीवन शैली के लिए तो यही ज़रूरी है। और खुदा ना खास्ता किसी को कोई यदि बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो उसको रेगुलरली फॉलो अप करना और अपनी बीमारी का जो उपचार है उसको रेगुलर रूप से लेना, यही मैं कह सकता हूँ। सर यूथ के लास्ट में कुछ मैसेज आपकी तरफ से? नहीं, यूथ के लिए तो यही है। यूथ ऐसी अवस्था है कि जब ऊर्जा बहुत है और यदि उस ऊर्जा को चैनलाइज ना किया जाए तो दिशा बदल जाए तो देश की भी दशा बदल जाती है जी। तो यूथ के ऊपर बहुत उनके ऊपर जिम्मेवारी है और समाज की भी जिम्मेवारी है कि उनको एक ठीक दिशा देने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का अपने आप भी वो करे। हम प्रयास यही कर रहे हैं, जैसे हमारे रेड रिबन क्लब्स हैं, एनजीओस हैं, उनके माध्यम से हम पीयर एजुकेटर्स भी बुला रहे हैं, कुछ लोगों को चैंपियंस बना के, ताकि इस अवस्था में जो दिमाग में गुजर रहा होता है वो कई बार बताना आसान नहीं होता एक दूसरे के साथ वो। तो हमने वो ऐसे चैंपियंस भी डेवलप करने की कोशिश की है, क्योंकि जो आने वाला समय है और जिसमें जिस तरीके से हमारा ये ड्रग्स का विनाश बढ़ रहा है, तो इससे पूरे परिवार और पूरे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। और रेगुलेटरी लेवल पर आप जितना मर्जी प्रयास कर लें, उसको तब तक आप उतना अच्छे से नहीं रोक पाएंगे जब तक लोगों में अपने आप अवेयरनेस ना आए और इस जो व्यसन से बचने का अपने आप वो एक ऐसी जीवन शैली का को अपनाएं जिससे ऐसी अवस्था ना आए। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी।